चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये तो लेक्चर आपका 1 ही रहेगा चूंकि नया चैप्टर है। तो न्यू चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। देखते हैं कितना बनेगा लेक्चर। और ये आपका जो चैप्टर है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया का मतलब होता है रासायनिक साम्यावस्था। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, ये है आपका चैप्टर। ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे साम्यावस्था। ये साम्यावस्था है हिंदी में। साम्यावस्था क्या होता है, पहले तुमको यही सीखना है। साम्यावस्था है क्या चीज। ठीक है, साम्यावस्था क्या चीज होता है। साम्य की अवस्था इसको बोलते हैं, साम्य की अवस्था की इक्विलिब्रिया में है। ठीक है, सुनो। एक नॉर्मल कंडीशन, अगर मैं कहूं कि अपक्रिया, मैं अगर कहूं कि अपक्रिया मतलब रिएक्शन क्या होता है, मैं कहूँ रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन माने ये होता है कि जिसमें कुछ पदार्थ मिल करके कुछ नया पदार्थ बनाए, या कुछ पदार्थ टूट करके नया बनाए। मिल करके या टूट करके या विस्थापित होकर किसी भी प्रकार से जो पुराने पदार्थ हो वो नए पदार्थ में बदल जाए तो उसको बोलेंगे अपक्रिया। है ना, उसको क्या बोलते हैं, अपक्रिया। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, है ना, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, मतलब कि ए और बी जब मिलेंगे तब जाकर के सी और डी बनेगा। ठीक है, अब जो भाग लेगा अपक्रिया में उसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है। और जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। अब क्रिया में जो भाग लेगा, जो क्रिया करेंगे उसको रिएक्टेंट कहते हैं। अब क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होगा उसको प्रोडक्ट कहा जाता है, उसको बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, तो एक तो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और एक है उत्पाद। ठीक है, जिसको बोलेंगे आप प्रोडक्ट। तो क्रिया में दो चीजें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद, ये खास चीज है। अगर कोई अपक्रिया हो रही है तो ये खास चीज है। ठीक है, यहाँ पर है क्या चीज कि ए और प्लस बी, ए से मिलेगा बी फिर बनेगा सी और डी, मतलब कि ये अपक्रिया जो है वो एक दिशा में हो रही है। ए प्लस बी से क्या मिलेगा, सी और बनेगा सी और डी। तो ये क्या है, ये एक दिशा में हो रही है। कहाँ हो रही है, अग्र क्रिया। आगे हो रही है तो बोलेंगे अग्र क्रिया। है ना, ये क्या है, अग्र क्रिया है। अगर मैं कहूं कि जैसे जैसे ए प्लस बी मिलकर के सी प्लस डी बनाए, वैसे सी प्लस डी जो हो वो टूट करके या मिल करके फिर से ए प्लस बी बनाए। एक बार तो ए प्लस बी मिलकर के सी प्लस डी बनाया है, लेकिन पुनः क्या हुआ कि सी प्लस डी फिर से मिले, टूटे, फिर ए प्लस बी बना दिए। तब तो इसको बोलेंगे पश्च क्रिया, है कि नहीं। क्रिया उल्टा माने पश्च क्रिया। तो क्रियाएं मिला करके दो हो गई, अग्र क्रिया और पश्च क्रिया, नियम से। तो क्या मालूम चला कि अपक्रिया ऐसा भी होता है कि एक बार ए बी मिलकर के सी डी बनाए, फिर सी डी मिलकर के ए भी बना सकते हैं। है ना, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी अपक्रियाओं को जो दोनों दिशा में होती है, अभी इसकी बात की जाएगी। हमको सीखना है साम्यावस्था। ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशा में होती हैं उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं यूज करूंगा बार बार ये इस बात को। वह अपक्रिया जो दो दिशा में होती है, आगे भी पीछे भी, उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय। देखिए कितनी ये इतना विशेष पार्ट है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों दिशा में हो रही है। दो दिशा में होगी तो उसका नाम होगा उत्क्रमणीय अपक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। है ना, अब एग्जांपल सुन लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अपने पास मान लो कि N2 और प्लस H2 मिल करके NH3 बनाए। बैलेंस कर लीजिए इसको, तीन करोगे तो तीन दूनी छह, इधर हो जाएगा दो, बैलेंस हो गया। तो N2 और H2
जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया बनेगा, लेकिन जब अमोनिया फिर से टूटेगा ना, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी ये अग्र क्रिया है और ये पश्च क्रिया है ना, दो दिशा में हो रही है। जब दो दिशा में होगी तो उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो ये भी एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है। N2 और H2 मिलकर के NH3 बनाए, NH3 फिर टूट करके वही बना देगा। तो मतलब ये हुआ कि ये भी एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है। बस ये सीखना था कि उत्क्रमणी क्या होता है, जो दो दिशा में होती है। अब अगर कोई अपक्रिया उत्क्रमणी है, अग्र क्रिया जा रहा है, पश्च क्रिया जा रहा है, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि अग्र क्रिया की दर, रेट, कितना तेजी से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाए, उसको दर कहेंगे आप, अपक्रिया की दर, है ना। तो ये तो अपक्रिया है अग्र। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया बनेगा, इसको बोलेंगे अग्र अपक्रिया। और इसको बोलेंगे पश्च अपक्रिया, है ना। तो अग्र अपक्रिया की दर माने अमोनिया का निर्माण, और पश्च अपक्रिया की दर माने अमोनिया का विघटन, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण। समझ गए। तो दर माने क्या, कि कितना तेजी से हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो जब अग्र क्रिया की दर, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाए, जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाती है, जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाती है, तो उस अवस्था को साम्यावस्था कहा जाता है। यह था कहानी। समझ गए। मतलब जितना तेजी से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाए, उतना ही तेजी से अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाए। इतना तेजी से हो, पता नहीं चले, पता ही ना चले कि अमोनिया बना कि टूटा, इतना तेजी से हो जाए, है ना। तो जब दोनों क्रियाएं सेम हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे साम्यावस्था, है ना। तो अब क्या लिखेंगे डेफिनेशन, जब जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर, जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उस अवस्था को, तो उस अवस्था को साम्यावस्था, साम्यावस्था कहा जाता है, या कहते हैं। ये था कहानी। जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाती है तो उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। समझ गए। ये था एकदम विशेष पॉइंट, मैंने पूरा सिद्ध कर दिया, है ना, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जितना देरी से, जितना तेजी से मिलकर के अमोनिया बनाएंगे, उतना ही तेजी से अमोनिया टूट जाए। मतलब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो गई, तो उस अवस्था को बोलेंगे साम्यावस्था। क्लियर। चलो रिया भी आ गए, आस्था भी आ गए, बहुत बढ़िया जी, कितनी अच्छी बात है। एक आध लोग गायब हमको लग रहा है क्या। नीतू, नीतू भी है। देखो जी, तो मैंने ये बताया कि साम्यावस्था क्या होता है। पाठ का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। अब क्रियाएं, अब क्रिया में खास क्या है कि अभिकारक और उत्पाद बनता है, वही चीज है। उत्क्रमणीय अपक्रिया माने जो दोनों दिशा में होती है, दो दिशा में जो होगा उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाए, अमोनिया फिर से टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे, तो उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। साम्यावस्था क्या होता है, जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाती है तो उसको साम्यावस्था कहते हैं। मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र क्रिया की दर माने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ गए। अब मैं इसको समझाऊंगा सिंपल एक सिंपल एग्जांपल। साम्यावस्था को कैसे डिफाइन करेंगे, आप किस प्रकार समझेंगे। देखिए, साम्यावस्था को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो साम्यावस्था का एग्जांपल समझिएगा बढ़िया से। एग्जांपल नंबर 1, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये बातें आपको बहुत काम देंगी।
अपने पास क्या है ना, अपने पास है एक कंटेनर, ठीक है, अपने पास एक कंटेनर है माने डब्बा, कंटेनर माने डब्बा, ठीक है। तो अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में रखा गया द्रव, क्या रखा गया है, द्रव, ध्यान दीजिएगा मैं क्या रखा हूं, द्रव, इस कंटेनर में रखा गया है द्रव। अब बड़ा खास चीज है कि द्रव कैसा होना चाहिए, इस कंटेनर में जो द्रव द्रव रखा गया उस द्रव को बोलेंगे आप वाष्पशील द्रव, कंटेनर में जो द्रव है उसको बोलेंगे वाष्पशील द्रव, इसको बोलते हैं वोलाटाइल, वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है जी। अब ये क्या होती है, ऐसा द्रव जिसमें वाष्पन होता है, अब क्या मान लेंगे, जल, है ना, जल में होता है वाष्पन, जल हो गया, अब पेट्रोल हो गया, छोड़ दो देखो सब उड़ जाएगा, तुरंत उड़ेगा पेट्रोल। तो जो गैस बन जाए उसको बोलेंगे आप वाष्पशील द्रव, जिसमें वाष्पन हो उसको बोलेंगे वाष्पशील द्रव, वोलाटाइल लिक्विड। तो यहाँ पर रखा गया वोलाटाइल लिक्विड जल, तो इसमें वाष्पन की क्रिया होगी, जो अणु होंगे वो टूट करके धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, गैस के रूप में टूट करके ऊपर जाएंगे वाष्प के रूप में, है ना। तो ये तो वाष्पन की क्रिया हो गई, इसे क्या बोलेंगे आप, वाष्पन, ठीक है, वाष्पन। इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन या इवापोरेशन, वेपोराइजेशन या तो बोलते हैं इवापोरेशन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंटेनर को ढक दूंगा, देखो मैं इस कंटेनर को किसी माध्यम से ढक देंगे, देखो ऐसे ढक दिया, कंटेनर जो हो गया वो बंद हो गया। अब क्या होगा, ये जो वाष्प जल वाष्प होंगे जाएंगे टकराएंगे दीवार से, और जब दीवार से टकराएंगे तो छोटा छोटा बूंद बन जाएगा, दीवार से टकराएगा छोटा छोटा बूंद बन जाएगा, समझे आप, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वाष्पशील द्रव रखो, वाष्पन की क्रिया होगी, ढके रहेंगे, तो ये जो जल वाष्प के अणु है जाएंगे दीवार से टकराएंगे, बूंद बन जाएगा, और फिर जो बूंद है नीचे गिरेगा, है ना। तो जब जल से वाष्प बना था तो उसको बोलेंगे वाष्पन, और लेकिन फिर वाष्प से जल बन गया तो इसका नाम होता है संघनन, इसका नाम होता है संघनन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो जब वाष्पन का जो दर होता है संघनन के दर के बराबर हो जाए, जितना तेजी से जल वाष्प बनेगा उतना तेजी से जल बनेगा, ठीक है। जब वाष्पन की क्रिया संघनन की क्रिया के बराबर हो जाएगी तब उसको बोलेंगे साम्यावस्था, समझ गए एग्जांपल इसका बढ़िया से। जब वाष्पन की क्रिया संघनन की क्रिया के बराबर हो जाती है, जब वाष्पन की क्रिया संघनन की क्रिया के बराबर हो जाती है, ठीक है, तब उसको बोलेंगे आप साम्यावस्था, साम्यावस्था, समझ गए। और अगर साम्यावस्था बना हुआ है, सुन लो एक बताओ, अगर साम्यावस्था बना हुआ है आराम से बन जाएगा, हमको पढ़ना था ये मिल गया। जब रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवापोरेशन या वेपोराइजेशन इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। अब सुनो एक बात और, एक बात और सुन लीजिए, साम्य की अवस्था में, साम्य की अवस्था में यहाँ पर गैस के अणु रहेंगे, सब जल नहीं बनेगा, सब जल नहीं बने, कुछ गैस रहेगा यहाँ पर। साम्य की अवस्था में जो गैस के अणु इस द्रव की सतह पर दाब डालेंगे, साम्य की अवस्था में गैस के अणु इस द्रव की सतह पर जो दाब डालेंगे उसका नाम होता है वाष्प दाब, उसका नाम होता है वाष्प दाब। मैं इसको पढ़ाऊंगा कहाँ पर, कक्षा 12 में, इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, समझ गए, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो ये था अच्छा खासा एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो हमको सीखना था क्या, साम्यावस्था क्या होता है, जब अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया के दर के बराबर हो जाती है तो उस अवस्था को बोलेंगे साम्यावस्था। और उसका एग्जाम्पल में दिखाया आपको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कि जब वाष्पन की क्रिया संघनन की क्रिया के बराबर हो जाती है उसको बोलेंगे साम्यावस्था। तो इसका एग्जाम्पल था, हमको ये सीखना था कि साम्यावस्था क्या चीज होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लियर हो गया है ना।